Good, very good. Good morning to you all. And मैं इसलिए पूछा कि कल कौन सा डेट है, क्योंकि कल क्या है इसलिए पूछा कि बहुत कम लोग रिपब्लिक डे अब बोलने लगे हैं। अब बोलते हैं 26 जनवरी है कल, या 26 जनवरी कैसे मनाया जाएगा। सवाल भी ऐसे ही करते हैं, 26 जनवरी किस तरह से होगा। रिपब्लिक डे को डोमिनेट कर दिया 26 जनवरी बाई डेट, है ना। तो ठीक है, कल आप लोग झंडा फहराइएगा और संकल्प लीजिएगा कि अनुशासित जीवन जिए, है ना। संविधान भी एक तरह का क्या हुआ है, अनुशासन में बांधने का एक तरीका है कि आप ये चीज करेंगे तो वो गलत है, या ये चीज है तो ये सही है ना। ऐसा ही पढ़ते ही होगे आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन। खैर, हाँ, तो नाउ कम टू द टॉपिक, एंड दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल। So far we have discussed about the physical properties and chemical properties, है ना। Now come to page number that is reactivity of metals. ये कल मैं एंड कर भी रहा था, तो यहाँ तक मैं पहुंच चुका था। reactivity of metals. Okay, reactivity of metals. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में क्या है कि वो तमाम जो बात ये सैटरडे को या मंडे को हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, विथ कॉन्क एसिड, है ना, या वाटर में भी हीटिंग, बॉइलिंग वाटर, स्टीम, है ना। तो ये सब बातों से हमें पता चलने लगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन मॉडरेट है और कौन लेस है। तो बार बार ये संभव नहीं ना है कि हम याद करें कि अरे ये ज्यादा रिएक्टिव है, कि वो डाइल्यूट से रिएक्ट किया था कि नहीं, कॉन्क से रिएक्ट किया था कि नहीं। तो क्या किया गया, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि कुछ जो मेटल्स हम लोग रिएक्शन वगैरह करवाए, उस आधार पे लगभग एक एस्टिमेट किया गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी एक सीरीज बना दिया गया कुछ चुनिंदा एलिमेंट्स को लेकर, मेटल्स को लेके, जिस पे आप बहुत हद तक किसी रिएक्शन का फैसला कर सकते हैं। अब संभव नहीं ना कि हर चीज के लिए अब लैब में चल जाए रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि कुछ किया हुआ है रिएक्शन, उस आधार पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। समझे बच्चा। जैसे जैसे आपको रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर नाम दिया गया है पोटेशियम, जो आपके बुक में है पेज नंबर 47। पोटेशियम का सिंबल होता है बच्चा के, है ना। फिर सोडियम है, ये आपका हो गया Na, पोटेशियम सोडियम। कैल्शियम होगा, कैल्शियम, हाँ Ca। मैग्नीशियम Mg। देखो मैग्नीशियम का Mg होता है और मैग्नीज का Mn होता है, याद रखना। ये मैग्नीशियम है, ठीक। एल्युमिनियम, मैं सिंबल ही सिर्फ लिख रहा हूँ, बुक तो आपके पास है ही, तो उसमें जिंक हो गया, है ना, आयरन हो गया। नेक्स्ट है टीन, ठीक। और उसके बाद आपको हो गया लेड, पीबी। और देखो एक काम किया है आपके बुक में, हाइड्रोजन नहीं लिखा, ठीक। क्या हुआ, हम लोग जब पढ़ते थे
तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल लिखा रहता था, लेकिन हाइड्रोजन भी लिखा रहता था, ठीक है। और हाइड्रोजन तो मेटल है नहीं, तो उसको बोल्ड लेटर में लिख देता था कि आप समझें कि कुछ ये अलग है। ठीक है कि वो हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे मेटल करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जानते हो ना, वैसे ही हाइड्रोजन भी करता है। हाँ, तो मेटल हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, क्योंकि मेटल आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों भाई पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, समझना, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हम ही समझ लो कि हम पॉकेट में क्या किए हुए हैं, कि पॉकेट मेरा समझ लो कि एटम है, ठीक है ना, ऐसे समझिए, और उसमें 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। तो मेरे पॉकेट में अगर 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल नो चार्ज। कैसे होगा? जितना प्लस उतना माइनस, जीरो। लेकिन मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मेरे पास 8 प्रोटॉन पॉकेट में प्रोटॉन में 10 प्रोटॉन रहा, प्रोटॉन में तो कोई अंतर नहीं पड़ा, बात समझ रहे हो ना। 10 प्रोटॉन तो रह ही गया, और 10 इलेक्ट्रॉन था पहले से, तो इस कारण से ओवरऑल चार्ज जीरो था। लेकिन जब मैं अपने पॉकेट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन रह गया, प्रोटॉन तो ज्यादा हो गए है ना। तो अब क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन पे चूंकि प्लस चार्ज होता है, इसलिए एटम पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। समझ गए? ये बात समझ गए ना? एक मिनट, ओके। तो ये चीज ख्याल रखना है। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक ना। तो हाइड्रोजन भी आप ख्याल रखिए, काम देगा। हाइड्रोजन के बाद हो गया कॉपर, फिर मर्क्यूरी हो गया, ठीक, फिर सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड हो गया, ओके। और अब ऐड कर दिया है एक लास्ट में प्लैटिनम। इसको अरे बापा, तो गिर जाता बच्चा। एक मिनट। निमोनिक्स बनाया रहता है याद करने का, तो मैं तो इसका निमोनिक्स नहीं ध्यान में रखा हूँ। मैं याद करने का तरीका अपना है ताकि एक सांस में मैं बोल देता हूँ। जैसे देखो, मेरा बोलने का होता है कि आप देखिएगा, मिलाइएगा, मैं एक सांस में याद करता हूँ। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हो गया, एक बार में बोल। फिर से सुनो, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हो गया, जिंक, आयरन, टीन, लेड, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप हो गए। क्यों स्टॉप हो गए? क्योंकि उसके बाद हाइड्रोजन वहां आप तोड़ दिए। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ओके। याद कर लीजिएगा। प्लैटिनम तो लास्ट में है, तो ध्यान में रहेगा। इससे क्या फायदा होगा कि बहुत सारा रिएक्शंस आपको आगे पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, शायद हो। अभी तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ही खाली दिख रहा है, आगे है क्या? नहीं, आगे नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया है। ये क्यों दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, में बता रहा हूं आपको। जैसे मान लिया कि मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा रहा हूं कॉपर सल्फेट से, ठीक है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवा रहा हूं। आप यहाँ चेक कीजिए, कॉपर सल्फेट में AQ लिखा हुआ है, मैग्नीशियम में F लिखा हुआ है, यानी मैग्नीशियम सॉलिड हुआ, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर, एक्वा। अब तुमको यहाँ चेक करना है कि मैग्नीशियम और कॉपर में रिएक्टिव कौन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए नाम दे देता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
यानी Cu का जगह Mg ले लेगा, है ना, और Cu अलग पड़ जाएगा, ठीक। लेकिन वही अगर मैं उल्टा दूं आपको रिएक्शन, कि मैं लिखता CuSO4, नहीं नहीं, MgSO4 प्लस Cu, तो क्या होता, बोलो। तब रिएक्शन, हाँ, नो चेंज, रिएक्शन होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, देयरफॉर कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम। यानी ये चीज अगर याद रहेगा तो आप नो रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर याद नहीं रहेगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि वो डिस्प्लेसमेंट होता है, खाली अदला बदली कर देना, है ना, वो अदला बदली कर देगा, नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूँ। हम्म ये भाई, ये कौन बड़ा बहुत बिगड़ कर बोल रहा है, यस सर। हैं? कृष्णा, क्यों कृष्णा, ठीक हो ना? हम्म तो देखिए, नेक्स्ट आते हैं प्योरिटी ऑफ गोल्ड। यहाँ पर कुछ नोबल मेटल्स के बारे में दिया हुआ है कि जो रिएक्ट नहीं करता है। जैसे देखो, होता क्या है कि एक और टर्म होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नोबल गैसेज। मालूम है नोबल गैसेज कौन कौन सा है? हम्म हाँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। मैं बोल रहा हूँ, सुन लो। ये एक आपका ग्रुप 18 ग्रुप है, ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे, ग्रुप 18 आता है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है वो सभी रिएक्ट नहीं करता है किसी से। तो केमिस्ट्री में क्या होता है ना, कि कोई चीज अगर रिएक्ट नहीं करता है तो उसके लिए नाम देता है नोबल, या तो इनर्ट। इनर्ट मतलब हो गया निष्क्रिय, समझते हो निष्क्रिय मीनिंग, जो रिएक्ट ना करे। जैसे तो उसको दो तरह से बोल सकते हो। जैसे तुम ही लोग, आप बच्चे हो, कोई बच्चा बहुत लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना कि बड़ा लड़ाकू है ना। तो वही कोई बड़ा शांत बैठा हुआ है तो बोलते हो ना बड़ा आइडियल बच्चा है। तो लगता है केमिस्ट्री में भी ऐसा ही सोचकर बोला गया है कि जो ज्यादा रिएक्ट वगैरह नहीं करता है तो उसको नोबल गैस, नोबल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी मैं देख रहा हूँ जैसा कि कुछ एलिमेंट्स के बारे में कह रहा है कि जो न वाटर से रिएक्ट करता है, न एसिड से रिएक्ट कर रहा है, न बेस से रिएक्ट कर रहा है, वैसे को क्या नाम दिया गया है? नोबल मेटल्स। और उसमें कौन कौन है? गोल्ड एंड प्लैटिनम। ओके, दीज आर व्हाट? नोबल, नोबल मेटल। हो गया, हाँ, नोबल मेटल। और ये सब नोबल मेटल्स का एक प्रॉपर्टी होता है क्या, ये डक्टाइल होता है, मेलेबल है ना। इसीलिए आप देखिए, बड़ा अच्छा बात लिखा है यहाँ पर। हाँ, लस्ट्रस है। तो ये अब देखो, एक मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में ये बात आ रहा है कि पहले ऑर्नामेंट्स लोग गोल्ड का बनाता था, है ना, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि फैशन में प्लैटिनम भी आ चुका है ना। तो ये अभी लग रहा है कि जैसे गोल्ड नहीं रिएक्टिव है, तो ये भी एक कारण है कि गोल्ड का लोग ऑर्नामेंट्स बनाता है, क्योंकि वो मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है ना, और वो रिएक्टिव नहीं होता है, लस्ट्रस होता, शाइनिंग होता है। वो सब बातें प्लैटिनम में भी मिल रही है, इसलिए प्लैटिनम भी आजकल ऑर्नामेंट्स में ट्रेंड में है ना, ज्वेलरी वगैरह जो हो रहा है। महंगा तो देखो बेटा, महंगा होने का कारण हो जाता है कि आ, कितना वो प्रोडक्शन में है ना।
उसका ऑकरेंस कितना है और डिमांड कितना है। अब मान लिया ऑकरेंस बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो दाम तो बढ़ेगा ही। तुम देखो ना, पेट्रोल से ही समझो ना, पेट्रोल की कमी होते जा रही है और डिमांड बढ़ते जा रहा है, तो दाम होगी, ठीक है ना। तो ये बात होता है, महंगाई का कारण ये भी हो जाता है कि एक फैक्टर है महंगाई का ये भी कि डिमांड ज्यादा हो जाना। फिर लेकिन अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो बैलेंस रहता है। जैसे आप देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारा आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं, वो दाम में कोई खास उछाल नहीं आता है। आज कल जिस तरह का आप मोबाइल जिस सेट में खरीदे होंगे, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा, उसी दाम पे अब आपको ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा उस मोबाइल में। तो एक तरह से कहें कि दाम घटा, हुआ कि नहीं बात। हाँ, तो क्यों? क्योंकि मोबाइल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ, ये अच्छा, इसी में कैरेट्स की बात की गई है कि गोल्ड का जो प्योरिटी मेजर होता है वो कैरेट से मेजर होता है, ठीक है, कैरेट। तो कैरेट में क्या होगा कि 24 के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कैरेट, ठीक। अगर 24, हाँ 100% अगर प्योरिटी है तो उसको कहेंगे 24 कैरेट। लेकिन उस गोल्ड के 24 हिस्से में, अगर जितना भी गोल्ड है उसके 24 हिस्से में मैं 2 हिस्सा कुछ और मिला दूंगा, उसका 22 हिस्सा ही लूंगा और 2 हिस्सा कुछ और मिला दूंगा, तो वो 22 कैरेट का हो जाएगा। तो जो भी गोल्ड वगैरह लेते हैं ना हम लोग, ऑर्नामेंट्स वगैरह, वो प्योर नहीं होता है, 100% नहीं होता है, वो 22 कैरेट का होगा। या ये भी होता है कि बहुत ज्यादा उसमें अगर देखिएगा कि कारीगरी है, डिजाइन वगैरह है, तो जानबूझकर उसमें और मिलाया जाता है सिल्वर वगैरह, क्योंकि सिल्वर में डक्टिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए उसका फायदा। हाँ हाँ, तो ये बात है। नेक्स्ट मैं आता हूँ यूजेस यूजेस ऑफ मेटल्स, एलॉयज एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल तो आप जान गए, एलॉयज आप जानते हैं? एलॉय, हाँ क्या होता है एलॉय? हाँ, गुड गुड। यानी इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, या नॉन मेटल भी कर सकते हैं, नॉन मेटल भी रह सकता है। होमोजेनियस समझते हो? होमोजेनियस मतलब, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब, नो, सुनिए, मिक्सचर दो तरह का होता है, एक होमोजेनस होता है और एक हेट्रोजेनस होता है, ठीक है। होमोजेनस जो मिक्सचर होता है वो, होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो एक रंग से घुला होता है। जैसे चीनी को आप पानी में मिला दिए, जब मिला एकदम यूनिफॉर्म, दैट इज होमोजेनस। और हेट्रोजेनस हुआ कि जैसे मिट्टी को आप पानी में मिलाएंगे, ठीक, तो मिट्टी को यदि आप पानी में मिलाएंगे तो कुछ देर तक तो लगेगा कि कुछ देर तो लगेगा कि हाँ भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे मिट्टी ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो वैसे को कहते हैं हेट्रोजेनस। तो यहाँ वर्ड किया गया इस्तेमाल होमोजेनियस, इसीलिए होमोजेनस इस्तेमाल किया गया क्योंकि एक रंग से रहेगा टोटल एलिमेंट, ठीक है। तो एलॉय, एलॉय बनाने, एलॉय और कंपाउंड में अंतर है बच्चा। देखो यहाँ भी हम दो मेटल्स को या नॉन मेटल्स को मिला रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं एलॉय, लेकिन कहीं और मिलाते हैं तो कहते हैं उसको कंपाउंड। उसके पीछे कारण जानते हो? जैसे अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया तो ये वाटर बन गया, ठीक ना, ये वाटर बन गया, ठीक। अब ये वाटर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो हाइड्रोजन का वजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1U होता है, ठीक है ना, 1U, या मास नंबर अगर बात करें तो 1 होता है, ठीक है। तो
यहां अगर मैं लिया तो ये आपका हो गया 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन 1U हुआ, तो 2 हाइड्रोजन कितना हुआ 2U। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U, यानी टोटल कितना हुआ 18U। ठीक, गौर कीजिएगा, मैं कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर बता रहा हूं। तो आप पानी जब भी पीते हैं, चाहे आप इंडिया में पीजिए चाहे अमेरिका में पीजिए, वो डेफिनेट है कि हाइड्रोजन इस 18 टोटल पार्ट 18 में 2 पार्ट हाइड्रोजन रहेगा और 16 पार्ट कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। या इसको हम सिंपलेस्ट में तोड़ दें तो 1:8 कहेंगे, यानी हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा 1:8 रहेगा। लेकिन एलॉयज के केस में क्या होता है कि मन किया तो आयरन ज्यादा मिला दिए, जैसे मान लिया हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 50 में, स्टील, स्टेनलेस स्टील, तो परसेंटेज आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन सब में परसेंटेज होता है। जैसे मान लिया मैं एग्जांपल ले लूं आपको ब्रॉन्ज का, ठीक है, या ब्रास का ले लूं, तो ब्रॉन्ज अगर एग्जांपल में लेता हूं तो उसमें कॉपर टीन मिला हुआ है। मान लिया तुम बनाए ब्रॉन्ज 50-50 लिए, ठीक, कोई हो सकता है बनाया हो तो थोड़ा मिलावट ज्यादा कर दिया हो, टीन ज्यादा मिला दिया हो। ऐसा तो नहीं है कि टीन थोड़ा सा ज्यादा मिला देने से बहुत फर्क पता चल जाएगा आपको, है ना। तो वो आपके मन पे हुआ कि आप रेशियो फिक्स करते हैं, लेकिन यहाँ आप रेशियो फिक्स नहीं करते हैं, वो फिक्स है। तो यही है कंपाउंड और एलॉयज में डिफरेंस। इसीलिए एलॉयज को मिक्सचर बोलते हैं, लेकिन इट इज कंपाउंड। ओके, ओके बच्चा, ओके। तो अच्छा, अब सवाल उठता है कि एलॉय भाई क्यों जरूरत पड़ गया एलॉयज का, एलॉयज का जरूरत क्यों पड़ गया। तो होता क्या है कि बहुत जगह हम लोग क्या देखे कि जैसे आयरन, अगर मैं सिर्फ आयरन का कोई चीज बनाऊं तो देखूंगा क्या कि वो बारिश वगैरह हुआ अगर, या मॉइस्चर वगैरह के कारण उसमें रस्ट देखते हैं, हम लोग पा लेते हैं कि रस्ट बन गया है ना, या उसके बचने के लिए, उस रस्ट से बचने के लिए उसको पेंटिंग वगैरह करते हैं, ग्रीजिंग वगैरह जो भी करना हो, लेकिन वो हमेशा मेंटेनेंस खोजेगा, हमेशा हर साल आपको पेंट करना पड़ता है। लेकिन वही आयरन में थोड़ा कार्बन मिला दिए, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर, यानी जब मॉल्टेन स्टेट में ही मिलाया जाता है, तो अब जो बनेगा वो एलॉय बन जाएगा और उसको बोला जाता है स्टील। ठीक, स्टील बोला जाता है, और वो एकदम जंग नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आप ही के घर में जो बर्तन है, आप ही के घर पहले पहले के जमाने में लोग पीतल का बर्तन इस्तेमाल करता था, अभी भी देखोगे शादी ब्याह में पीतल का बर्तन ही लेन देन का होता है ना। लेकिन अब देखिए पीतल वाला भी तो एलॉय ही हो गया, लेकिन वो थोड़ा भारीपन है, भारी भारी बहुत होता है, उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन लोग सोचा कि क्यों ना क्या किया जाए कि ये स्टील, जब उसको समझ में आ गया, लेकिन वो जो स्टील था उसमें चमक नहीं होती थी जो इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होता है, आयरन प्लस कार्बन। तो लोग क्या किया कि उसमें दो चीज और मिला दिया, दो चीज नहीं, इसमें कार्बन को हटा दिया है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ये मिलाने से क्या होगा, स्टेनलेस स्टील, नाम बड़ा सुंदर बनाया गया, स्टेनलेस, यानी वैसा स्टील, स्टेन मतलब होता है धब्बा, लेस यानी धब्बा नहीं हो, ठीक है, यानी वैसा आपके पास स्टील आ गया जो चमक रहा है। तो अब आपके घर में जरूर इसका बर्तन होगा, डेफिनेट है, तो आपको उसके मेंटेनेंस का जरूरत नहीं ना पड़ता है कि उसको रोज पेंट कर रहे हैं हर साल, ऐसा तो नहीं पड़ा, रंग चमक है उसकी। ये होता है एलॉय से फायदा कि वट एवर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वी वांट, दैट वी कैन गेट फ्रॉम एलॉय। ओके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ आयरन वी डू नॉट वांट रस्ट, then what we will do, we will mix some carbon in it, as a result we will get steel alloy and that will not get rusted। ओके, ये सब बच्चा बात है। हाँ, तो ये ध्यान देना है हम लोग को।
तो गन मेटल में दिया हुआ है कि कॉपर, टीन और जिंक, ये जो गन का जो बैरल होता है ना जिससे फायरिंग होता है, वो बना हुआ है उससे। उसमें होता होगा कि उतना वो बियर करता होगा, जो फायरिंग होता होगा तो गर्म हो जाता होगा, उस सबको वो सहन करता होगा, उसमें ये खासियत होगी। के हाँ, ये चीज ख्याल रखना है हम लोग को। एरोप्लेन का जो बॉडी होता है वो ड्यूरेल्यूमिन से बना होता है। और मैं बता रहा हूँ, जो प्रेशर कुकर होता है, ठीक है, कुकर, हेलो, हाँ, वो इसी का बना होता है, प्रेशर कुकर, ठीक है। कुछ बच्चे चले गए क्या जी बीच में? हेलो, हाँ, यूजेज ऑफ नॉन मेटल। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स में बारी बारी से तुमको देखना ही पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इस्तेमाल फर्टिलाइजर, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, फर्टिलाइजर, है ना, ये बहुत जरूरी होता है नाइट्रोजन। जैसे हम लोग नहीं अपने लिए बोलते हैं विटामिन सी, और बोलो, तुम लोग भी बोलो, विटामिन ए, हाँ, तो वैसे ही पौधे के ग्रोथ, हाँ, पौधे के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का बहुत जरूरत। तो एक यूज हो गया नॉन मेटल का। फिर आप आइए, माचिस वगैरह का इस्तेमाल करते ही हैं हम लोग। तो आ, वो जो नहीं माचिस में ऐसे बना रहता है, आगे मसाला से, हाँ, तो वो रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है। एक बात मैं गौर करता हूँ कि पीयूष है क्लास में, पीयूष, पीयूष, तेजस यादव, आर्यन, हर्ष श्रीवास्तव, आयोडीन, ये मैच बॉक्स में आया, आयोडीन में आइए। आयोडीन का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक क्रीम में होता है। जैसे आपको बोरोलिन वगैरह अगर सुने होंगे, है ना, हाँ, वो हुआ बोरो प्लस। एक चीज आप ध्यान दिए हैं हम लोग कि ये जो हम लोग क्रीम लगाते हैं इस तरह का, बोरो प्लस, बोरोलिन, बोरो कैलेंडुला, सब में बोरो 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 है। क्यों है पता है? आगे बढ़ा जाए। ऑक्सीजन, भाई, ऑक्सीजन का तो यूज क्या कहना है ना, है, इट्स लाइफ है, लाइफ। ऑक्सीजन को तो लाइफ कर देंगे, है ना। अगर कोरोना का सेकंड वेव याद करें, कोरोना का सेकंड वेव याद करें, तो खाली पेपर में क्या निकलता था कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं रहता था, जगह नहीं रहता था, लोग सिलेंडर खरीदते थे। बहुत बहुत मुश्किल का समय, बहुत। फिर आइए आप, सल्फर, सल्फर का इस्तेमाल होता है एक्सप्लोसिव मटेरियल वगैरह बनाने में, गन पाउडर, है ना, हाँ, फायर क्रैकर, एक्सप्लोसिव जो हुआ ना, एक्सप्लोसिव मतलब ही हो गया, गन पाउडर भी हो गया, फायर क्रैकर भी हो गया, मतलब जो विस्फोट करे, सीधा ये बात। हाँ, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए आप, हाँ, फिर आइए आप डायमंड, डायमंड भी आप परिचित हैं डायमंड से, और इसका आपको क्या में मदद आता है? ज्वेलरी, है ना, ज्वेलरी में आता है। और एक बात और बताता हूँ
कि ग्लास को कट करने में डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, या डायमंड को भी कट करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल होता है। ग्लास वाले को भी देखिएगा, एकदम उसके निडल पे छोटा सा लगा रहता है, उसी से वो उसको खींचता है। या हाँ, या मैंने सुना है, जैसा कि कुछ लोग बताए कि झारखंड जो पठारी इलाका है, तो जैसे हम लोगों के यहाँ देखते होगे पानी जो नहीं, हैंडपंप या बोरिंग कराते हैं ना पानी निकालने के लिए, तो देखते होगे कि मजदूर वगैरह जो होता है बांस बल्ला लगा के और खूब ऊपर नीचे उछलते रहता है और गड्ढा करता है, देखे हो? हाँ, तो यहाँ इसीलिए वैसा संभव हो पाता है क्योंकि मिट्टी ही है। लेकिन झारखंड वगैरह में क्योंकि पठारी इलाका है, तो पत्थर वगैरह बीच में मिल सकता है, इसलिए वहां पर डायमंड का भी इस्तेमाल होता है कट करने के लिए पत्थर। समझ गए? वो सब जगह भी इस्तेमाल है उसका। ठीक। अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि ओरिजिनल जो डायमंड होगा आपको जो मिल जाएगा वो चमकेगा नहीं, ये जानते हैं कि नहीं? वो चमकेगा नहीं। हाँ, उसको कटिंग किया जाता है। अब कटिंग करने पे बाद में आप समझिएगा, ऐसे लाइट में थोड़ा बहुत तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े ही हैं, तो उसका कारण होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कारण होता है और रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो अम, चमकता है। ठीक है। हम्म। फिर आइए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो मालूम ही है ना? ग्रेफाइट तो हमारा जाना